चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नोटिफाइड टू हेल्प क्लींस द पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम इन द कंट्री। यानी चुनाव जो प्रणाली है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसमें फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको क्या करना था कि बियरर इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट इंटरेस्टेड फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। चुनावी बॉन्ड में क्या है कि ये बॉन्ड क्या था, एक वचन पत्र के रूप में होता था जो सरकार द्वारा निर्देशित एसबीआई के बैंकों के माध्यम से ही ये बॉन्ड खरीदा जा सकता था और उस बॉन्ड पे दानकर्ता का नाम नहीं होता था। यही जाकर के आगे एक चुनौती बनता है कि लाइफ स्पैन इसका क्या था, इस बॉन्ड को अगर खरीदते हैं बैंक से तो 15 दिनों के लिए ही हम उसको रख सकते थे। यहाँ पे देखिए 15 दिन के लिए ही, 15 दिन के अंदर में ही इस्तेमाल करना होता था, बैंकों में देना होता था, भंजाना पड़ता था। कैन बी यूज फॉर द मेकिंग डोनेशन ओनली टू द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951। यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं सिर्फ उसको ही इससे फंडिंग फंडिंग किया जा सकता था। जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है या जो ये ऐसी दलें जो अब उसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, राज्य स्तर पर नहीं है, तो वो उसको फंडिंग नहीं मिल सकता था। ये जो पॉइंट है, यही सब आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसके बाद में ये देखिए कि एलिजिबिलिटी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। भारत का कोई भी नागरिक और भारत में निगमित कोई भी कंपनी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एक्सटेंट केवाईसी नॉर्म्स, जो केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करता है उनके लिए था। और कैसे किया जाता था, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के ऐसे गुणांकों में बॉन्ड मिलता था। अब ये मुद्दा क्या है वो समझते हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है। न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया है। यानी कि ये जितनी 3 कानूनें थी, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया था। उसमें कुछ पॉइंट्स जोड़े गए थे इसको सक्षम बनाने के लिए। जो इस योजना को सक्षम बनाते हैं, न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया है कि वह राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा 31 मार्च 2024 तक भारतीय चुनाव आयोग को प्रस्तुत करे। PCI सार्वजनिक जांच के लिए वेबसाइट पर ऐसे विवरण प्रकाशित करेगा। चुनावी बॉन्ड का अर्थ वचन पत्र की प्रकृति में जारी किया गया बॉन्ड है, बॉन्ड जो एक वाहक बैंकिंग साधन होगा और उस पर खरीदार या अदाता का नाम नहीं होगा। चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक क्यों? अदालत ने माना कि यह योजना असंवैधानिक है क्योंकि यह सूचना का अधिकार का उल्लंघन करती है। यह योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के स्रोत को जनता से छुपाती है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है। यानी सूचना का अधिकार है कि यानी कि सरकार कोई भी ये काम कर रही है, यानी जो काम चल रहा है, योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए RTI के थ्रू आप ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन RTI के थ्रू ये चुनावी बॉन्ड में जिस दलों को, जिस राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग किया गया है, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस योजना यह योजना राजनीति में काले धन, विदेशी फंडिंग और कॉरपोरेट प्रभाव को भी सक्षम बनाती है, जो सार्वजनिक हित और राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाती है। तो काला धन तो एक, मान लीजिए कि कोई भी आदमी पर ये कैसा पैसा है, ब्लैक है या व्हाइट है, वो इधर इन्वेस्ट किया और व्हाइट बनाया। विदेशी फंडिंग, कोई भी विदेश से आदमी दे रहा है पैसा, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, और हमारी नीतियों को प्रभावित कर रहा है, जो संप्रभुता के लिए खतरा है। और कॉरपोरेट प्रभाव मतलब हो गया कि जो भी कंपनियां अगर पैसा देती है, तो जैसे कि अक्सर भारत में चलता है कि अडानी को मिला, अंबानी को मिला, ये चीज सरकार ने टोटल जो चीज है उन लोगों के हक में या फैसले में दिया है। जैसे कि एयरटेल, जियो को टोटल जो है ये एलोकेशन जो है इंटरनेट से संबंधित उन लोगों को दे दिया जाता है। तो अक्सर ये चर्चा रहता है। तो वो लोग पैसे फंडिंग दे करके और अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाते हैं।
ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। यह योजना विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच उनके वोट शेयर के आधार पर भेदभाव करती है, जिससे सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दलों को अनुचित लाभ मिलता है, जबकि छोटे और क्षेत्रीय दलों को इससे बाहर रखा जाता है। तो वोट शेयर का मतलब ये हुआ कि जो सत्तारूढ़ दल है और जो विपक्षी दल है, उन लोग के पास तो वोट शेयर बहुत ज्यादा है। जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दलें हैं, उनके पास वोट शेयर कम है। तो उन लोगों को फंडिंग कम दिया जाता है, और जो सत्तारूढ़ दल है, जो विपक्षी दल है, फंडिंग उन लोग को ज्यादा मिलता है। तो ये भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, और क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग पैसा बांटते नहीं है। यानी जो राजनीति में जो पैसा बांटने का जो सिस्टम चलता है वो नहीं हो पाता है, तो ये लोग पिछड़ जाते हैं। यह योजना दानदाताओं और मतदाताओं के बीच असमानता भी पैदा करती है, क्योंकि दानदाता राजनीतिक दलों की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जबकि दानदाताओं को जबकि दानदाताओं को अंधेरे में रखा जाता है। यानी वो लोग पैसा भी देते हैं और गुप्त तरीके से नीतियों को प्रभावित करके अपने पक्ष में नीतियों का निर्माण करवाते हैं। और मतदाता जो जिसको रियल हक मिलना चाहिए, जो ये जनता लोकतंत्र का मेन आधार है, उसको इन चीजों से नीतियों से वंचित कर दिया जाता है। यह चुनावी सुधारों की संवैधानिक योजना का उल्लंघन करता है। यह योजना भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के संवैधानिक उद्देश्य के विरुद्ध है। यह योजना विभिन्न समितियों और आयोगों की सिफारिशों के भी विपरीत है, जिन्होंने राजनीतिक फंडिंग में अधिक पारदर्शिता और प्रकटीकरण का आह्वान किया है। यह योजना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के साथ भी टकराव में है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को अपने योगदान और व्यय का खुलासा करना आवश्यक है। एक तो पारदर्शिता नहीं हो पाता है कि फंडिंग कौन किया, और बहुत सारे जो समितियों ने ये सुझाव दिया था कि जो राजनीतिक पार्टियों को जो पैसा दिया जाता है, उसके वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है, अपराधीकरण बढ़ता है, उन चीजों को रोका जाए। क्योंकि वो लोग फंडिंग दे करके फिर अपने हिसाब से मनमौजी लाइफ जीते हैं, और सरकार उस पर नियंत्रण नहीं करती, क्योंकि वो सरकार पैसा खाती है उससे। और फिर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दलों को जो योगदान देता है, पैसा देते हैं, उसका खुलासा करना आवश्यक है। ये उसमें भी मेंशन था, उसका भी क्या करता है, उससे भी टकराव होता है। फैसले की निहितार्थ। इस फैसले का भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसके कुछ संभावित निहितार्थ इस प्रकार हैं। यह राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा। यह फैसला सुनिश्चित करेगा कि जनता को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त फंडिंग के स्रोत और राशि के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इससे जनता को राजनीतिक दलों के प्रदर्शन और आचरण की जांच करने और उनकी जवाबदेह ठहराने में मदद मिलेगी। पहले जो सूचना का अधिकार नहीं था, अगर ये होता है तो अब सूचना का अधिकार प्राप्त होगा, और जनता को ये पता चलेगा कि कौन पार्टी कितना फंड ये किसके पास से ले रहा है। और फिर उसके बाद जैसे अडानी अडानी अबानी या अंबानी, उन लोगों के लिए कैसे कैसे योजनाओं का निर्माण कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि हाँ, पैसा लिया और उन्हीं लोग के हक में सारा फैसला किया। यह राजनीति में धन और कॉरपोरेट शक्ति के प्रभाव को कम करेगा। यह फैसला राजनीति में धन और कॉरपोरेट शक्ति के प्रभाव को कम करेगा, क्योंकि दानकर्ता अब गुमनामी के पर्दे के पीछे अपनी पहचान और एजेंडा नहीं छिपा पाएंगे। यह राजनीतिक दलों को दानकर्ताओं के निहित स्वार्थों से प्रभावित होने से रोकेगा और सुनिश्चित करेगा कि वे सार्वजनिक हित और आम अच्छे की सेवा करें। यानी इन चीजों से हट करके वो आम जनता की सेवा करे, ना कि जो पैसा देता है सिर्फ उसका सेवा करे। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। यह निर्णय सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि अब उनके वोट शेयर या लोकप्रियता के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे छोटे और क्षेत्रीय दल, सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दलों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और मतदाताओं को वास्तविक विकल्प प्रदान कर सकेंगे। यानी 3 फायदा होगा। राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा, और यह राजनीति में धन और कॉरपोरेट शक्ति के प्रभाव को कम करेगा, और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। राजनीतिक दलों के वित्त पोषण पर क्या सिफारिशें हैं? चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998। कम वित्तीय संसाधनों वाले दलों के लिए निष्पक्ष खेल का मैदान स्थापित करने के लिए चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण का समर्थन किया। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने कम वित्तीय संसाधन वाले जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटा दल है, उसके लिए भी एक खुला या बढ़िया से मैदान मिले, प्लेटफॉर्म मिले कि सब सारी पार्टियां बराबर हो। इसके लिए वो उन्होंने कहा कि आप वित्त पोषण कर सकते हैं।
यानी केंद्र सरकार को कहा कि आप वित्त पोषण कर सकते हैं सभी पार्टियों को इक्वल लाने के लिए। अनुशंसित सीमाएं क्या हैं? राज्य निधि केवल राष्ट्रीय और राज्य दलों को आवंटित की जानी चाहिए जिन्हें आवंटित प्रतीक मिले हों, स्वतंत्र उम्मीदवारों को नहीं। जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जो खुद निर्दलीय लड़ लेते हैं, किसी पार्टी में नहीं है, तो उनको नहीं मिलेगा ये। और सिर्फ मिलना चाहिए कि जो राष्ट्रीय और राज्य दल या राज्य दलों में जो रजिस्टर्ड हैं और जिनको एक प्रतीक मिलता है, सिर्फ ये उन लोगों को मिले पैसा। शुरू में राज्य वित्त पोषण वस्तु के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। फर्स्ट टाइम में राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों जो कि मान्यता प्राप्त हैं, सिर्फ उनको कुछ कुछ सुविधाएं ही मिलनी चाहिए। आर्थिक बाधाओं को अस्वीकार किया गया। पूर्ण राज्य वित्त पोषण के बजाय आंशिक वित्त पोषण का वकालत किया गया। इन्होंने आंशिक वित्त पोषण का वकालत किया था कि पूरा या पूरा पूरा फंडिंग ना किया जाए। इसके बाद 1999 ईस्वी में एक तो इंद्रजीत हो गया 1998 में, फिर उसके बाद विधि आयोग 1999 चुनावों के लिए कुल सरकारी वित्त पोषण, यानी उन्होंने आंशिक वित्त पोषण कहा था, इन्होंने कहा कुल सरकारी वित्त पोषण को इस शर्त के तहत वांछनीय बताया। कुल सरकारी वित्त पोषण को वांछनीय क्यों बताया? कि राजनीतिक दलों को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने पर रोक है। यानी कि सरकार फुल अगर फंडिंग कर देता है तो राजनीतिक पार्टियां किसी और से पैसा नहीं लेगी और ना उनके लिए नीतियों का निर्माण करेगी। विधि आयोग की 1999 की रिपोर्ट ने आरपीए अधिनियम 1951 में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें राजनीतिक दलों के खातों के रखरखाव, लेखा परीक्षा, प्रकाशन के लिए धारा 78A को शामिल किया गया, जिसमें गैर अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान किया गया था। इसके सिफारिशों के आधार पे 1900 जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसमें संशोधन किया गया और धारा 78A जोड़ा गया और कहा गया कि राजनीतिक दलों के खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा किया जाए और अगर गैर अनुपालन इसमें होता है तो दंड का प्रावधान किया जाए। फिर चुनाव आयोग की प्रमुख सिफारिशें 2004 में की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों के लिए अपने खातों को सालाना प्रकाशित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ताकि आम जनता और संबंधित संस्थाओं द्वारा जांच की जा सके और सटीकता सुनिश्चित करते हुए लेखा परीक्षित खातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए तथा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के द्वारा अनुमोदित फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। यानी कि एक एक बेहतर ये तरीका ये है कि नियंत्रक और लेखा परीक्षक के द्वारा अनुमोदित फर्म ही इसका ये करे, यानी कि कैग के द्वारा जो है, जो जिसको अनुमोदन देता है जिस फर्म को, वही लेखा परीक्षा करे ताकि इसमें ये फेरबदल न हो, सही से उसका लेखा परीक्षा हो। तो एक हो गया इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, फिर विधि आयोग 1999 और फिर चुनाव आयोग की रिपोर्ट 2004।